क्वाड्रिलेटरल्स वो फिगर्स होती हैं जिनमें 4 साइड्स होती हैं। 2 डायमेंशनल शेप विद 4 साइड 4 वर्टिसेस। देखें हर किसी के 4 कॉर्नर्स होंगे, 4 साइड्स होंगी और 4 एंगल्स होंगे। यहाँ पर ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। तो क्वाड्रिलेटरल यानी कि चौकोर, जिनकी 4 साइडें होती हैं, 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं। तो ये इसकी कॉमन टाइप्स हैं, जैसे स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रेपेजॉइड है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और काइट। अब बारी बारी हम इनको देखते हैं कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। स्क्वायर्स में ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, चारों साइडें इक्वल लेंथ की होती हैं, जाहिर है। और फिर ये चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और चारों एंगल का सम यानी कि इंटीरियर एंगल का सम होगा 360 डिग्री, यानी कि इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360। और याद रखें कि ये सिर्फ स्क्वायर के लिए नहीं है, जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं उन सब के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही होता है। अच्छा, डायगोनल की लेंथ, यानी कि अब ये डायगोनल, एक डायगोनल ये है इसका और एक डायगोनल ये है, 2 डायगोनल हो गए इसके। तो इसमें डायगोनल की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है साइड इंटू 2 अंडर रूट, यानी कि अगर इसकी साइड की लेंथ है x तो जाहिर है चारों साइडें ही x लेंथ की होंगी, ये भी x। तो ये जो डायगोनल है ये होगा x इंटू 2 अंडर रूट, ये भी और ये वाला ये भी x इंटू 2 अंडर रूट, यानी कि दोनों डायगोनल इक्वल लेंथ के होंगे और उनकी लेंथ होगी साइड को मल्टीप्लाई करें 2 अंडर रूट से। और फिर डायगोनल जाहिर है बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, इसी तरह से ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। और फिर गौर करें तो ये सारे ही इक्वल हो सकते हैं और एक्चुअली ये चारों ही आपस में इक्वल होते हैं। फिर ये यहाँ पर जहाँ ये मिलते हैं यहाँ पर भी राइट एंगल बनता है, ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल। जिस जगह ये बाइसेक्ट करेंगे वहां जो एंगल बनेंगे वो चारों के चारों 90 डिग्री के होंगे। और चारों डायगोनल जो कट करें, डायगोनल क्योंकि इक्वल लेंथ हैं और ये बाइसेक्ट होते हैं, तो चारों जो ये हाफ हाफ डायगोनल्स हैं ये भी इक्वल है। एरिया इसका इक्वल होता है किसी भी साइड का स्क्वायर, जाहिर है साइड चारों इक्वल हैं तो साइड का स्क्वायर लें तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाता है। फिर इसका एरिया एक और फार्मूले से भी मालूम कर सकते हैं, वो ये कि इसका ये डायगोनल है, इसी तरह से दूसरा डायगोनल उधर भी है कि किसी भी डायगोनल का स्क्वायर लेकर उसको हाफ करें तो वो भी एरिया के इक्वल होता है। पेरीमीटर क्या होगा, जाहिर है चारों साइडें इक्वल हैं तो सबको ऐड करें तो किसके इक्वल आएगा, 4 इंटू साइड, यानी कि 4x। अगर एक साइड इसकी x है तो इसका पेरीमीटर होगा 4x। इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 40, पेरीमीटर दिया गया है 40, व्हाट इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। देखिए अगर इसका पेरीमीटर है 4 तो क्योंकि इसकी चारों साइडें इक्वल हैं तो इसका मतलब है इसे अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो एक साइड आ जाएगी, वो है 10। 40/4 इज इक्वल टू 10, तो हर साइड ही 10 की होगी एक्चुअली। तो अब हमने डायगोनल बताना है और डायगोनल किसके इक्वल होता है, साइड इंटू 2 अंडर रूट, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 169, एरिया दिया गया है ये। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया से पहले आप साइड मालूम करें। अब एरिया होता है एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर, इज इक्वल टू 169। देन साइड इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट लें तो 13, तो एक साइड है उसकी 13। पेरीमीटर क्या होता है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि चारों साइडें 13 13 की हैं, 52 इज द पेरीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज दिस,
देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। देखिए एरिया दिया गया है 529, तो यानी कि साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 529, और साइड किसके इक्वल आ गई, इसका अंडर रूट लें, इसका अंडर रूट आएगा 23, 529 का अंडर रूट इक्वल होता है 23 के। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक साइड। डायगोनल की लेंथ किसके इक्वल होती है, इसको 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दें, ये डायगोनल की लेंथ आ गई है, जो कि ऑप्शन डी में दिए गए। The diagonal of a square is this 10 into 2 and find its perimeter। देखें अब डायगोनल, ये स्क्वायर ये इसका डायगोनल है 10 इंटू 2 अंडर रूट, तो साइड क्या होगी, साइड इसकी होगी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ओके, सारी साइडें इक्वली होती हैं। तो डायगोनल अगर दिया हुआ है तो उसे 2 अंडर रूट से अगर हम डिवाइड करेंगे तो साइड आ जाएगी। पेरीमीटर क्या होगा, साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू 40, जो कि ऑप्शन डी में। The area of a square is 144, यानी कि ये एक स्क्वायर है और इसका एरिया दिया गया है 144, तो इसकी साइड क्या होगी, इसका अंडर रूट ले लें, इज इक्वल टू साइड, ये आ गई 12, इसकी साइडें हैं 12 12 12। अब वो आगे क्या कहते हैं, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड विद द डायगोनल ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर एज इट्स साइड, यानी कि इसका जो डायगोनल है उस उसको एक साइड बनाकर एक और स्क्वायर बनाया गया है, ये इसके डायगोनल को एज ए साइड लेकर इससे जो स्क्वायर बना है इसका आपने क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। तो आप देखेंगे डायगोनल क्या होगा, डायगोनल होता है कि इसको 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दें, ये एक साइड आ गई, और क्योंकि ये स्क्वायर बना है नया, ये स्क्वायर बनाया गया है नया, इसके डायगोनल को एज ए साइड कंसीडर करते हुए, तो अब इसकी साइड आ रही है 12 इंटू 2 अंडर रूट, तो सारी साइडें ही इतनी होंगी, और ये भी 12 इंटू 2 अंडर रूट। तो पेरीमीटर क्या होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू 12 इंटू 2 अंडर रूट, तो ये कितना हो गया 48 इंटू 2 अंडर रूट। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द न्यू स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। If the side of a square is 23 feet, then find its area। x की वैल्यू दी गई है 23, एरिया क्या होगा इसका स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द साइड इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, ये है 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू 529। रोम्बस देखें, ये स्क्वायर की तरह का होता है लेकिन थोड़ा सा एक साइड से झुका हुआ होता है, जैसे कि ये दिया हुआ है। तो ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, सारी साइडें बिल्कुल स्क्वायर की तरह इसकी इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देखें ये और ये दोनों पैरेलल हैं, इसी तरह से ये दोनों भी पैरेलल होंगी एक दूसरे के, ये आमने सामने वाली पैरेलल है। इंटीरियर एंगल ऑफ नॉट 90 डिग्री, जाहिर है अब ये एक साइड पे झुका हुआ है तो ये चारों एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकते, अलबत्ता इनके चारों एंगल का सम 360 जरूर होगा, यानी कि इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा, और इसके जो अपोजिट एंगल है ये और इसके अपोजिट ये है, ये दोनों इक्वल होंगे, इसी तरह से ये और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये जो डायगोनल है ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और यहाँ पर 90 डिग्री ही बनेंगे पहले की तरह से, ये चारों 90 डिग्री होंगे। फिर डायगोनल्स आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ,
ये इक्वल भी नहीं होंगे। देखें ये वाला डायगोनल बड़ा है, ये डायगोनल छोटा है। इसे अगर और झुका दें, थोड़ा सा साइड पे और भी कर दें, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये और भी छोटा हो जाएगा। तो इक्वल नहीं, स्केयर में दोनों डायगोनल इक्वल लेंथ के होते थे, लेकिन रोम्बस में दोनों इक्वल नहीं होंगे। The two diagonal divide the rhombus into four congruent triangles. Yes, देखें आप जब ये डायगोनल आपस में मिलेंगे तो 4 ट्राइंगल बनेंगे। देखें एक ट्राइंगल ये, फिर इसी तरह से ये ट्राइंगल, फिर इसी तरह से ये ट्राइंगल बनेगी। देखिए ये ट्राइंगल बन गई, फिर इसी तरह ये बनेगी और ये बनेगी। तो 4 ट्राइंगल बनेगी और ये चारों की चारों कन्ग्रुएंट होंगी जी। एरिया इसका इक्वल होता है डायगोनल्स का प्रोडक्ट का हाफ, यानी कि ये डायगोनल नंबर 1 है, ये डायगोनल नंबर 2 है, ये डायगोनल नंबर 2 है, ये डायगोनल नंबर 1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हाफ करें तो ये एरिया के इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल डिवाइडेड बाय 2। पेरीमीटर इसका चारों साइडों को ऐड कर लें क्योंकि चारों साइडें इक्वल हैं, तो 4 इंटू साइड। एरिया इसका इक्वल होगा बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब बेस क्या होगी इसमें, बेस तो कोई एक साइड ले लें और फिर उसके अपोजिट साइड तक, यानी कि अगर ये रोम्बस है तो ये तो हो गई साइड, यानी कि इसको ले लेते हैं बेस। अपोजिट साइड इसके ये है, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री बने, इसे कहेंगे हाइट। तो एरिया इक्वल होता है बी इंटू एच के। The length of diagonals of a rhombus are 2a, ये है d1, d2 है 2b, पेरीमीटर बताना है। तो यहां से हमें इसका एरिया मालूम होगा डायगोनल से। अब आप देखेंगे जब हम रोम्बस को देखते हैं तो रोम्बस में ये सिचुएशन बनती है और इनके जो डायगोनल होते हैं, ये एक डायगोनल, ये डायगोनल और ये डायगोनल। तो ये जो ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पर होता है 90 डिग्री। इसका मतलब है ये हाइपोटेनस है इस ट्राइंगल का। तो ये क्योंकि अगर हम इसको D1 लें पहले को, अगर हम इसको D1 लेते हैं येलो में जो है, तो इसकी ये लेंथ होगी A और ये भी A। तो हम ऊपर वाले की बात करते हैं इस A की, और इधर से इसको लें, ये भी, ये होगा हाफ B क्योंकि दूसरा डायगोनल है उसकी लेंथ है 2B, तो ये होगा B। और ये दोनों लेग्स हैं 90 डिग्री के, यानी कि एक्चुअली ये ट्राइंगल यूं बनी हुई है। अगर आप इस पे गौर करें, सीधा करके इसे रखें तो ये यूं बनती है क्योंकि 90 डिग्री यहाँ आ रहा है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी ए स्केयर प्लस बी स्केयर का अंडर रूट। ये पैथागोरस थ्योरम कि सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर का अंडर रूट, यानी कि सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर और सी इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर का अंडर रूट। ये हमारे पास साइड आ गई और ये चारों की साइडें यही होंगी क्योंकि इधर भी तो वही ट्राइंगल बनेगी, क्योंकि इधर जो ट्राइंगल बनेगी वो भी यही सिचुएशन होगी। ये किसके इक्वल आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर रूट, क्योंकि ये बी है, इधर भी यही होगी। तो एक्चुअली इसका पेरीमीटर क्या होगा कि इसको साइड को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि इक्वल है ए स्केयर प्लस बी स्केयर का अंडर रूट, और 4 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये पेरीमीटर आ गया, जो कि दिया गया है ऑप्शन सी में। Find the area of a rhombus whose diagonals are of length 10 centimeter and 8.2 centimeter. तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल होता है डायगोनल नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल नंबर 2 डिवाइडेड बाय 2। तो डायगोनल नंबर 1 दिया गया है 10, 2 दिया गया है 8.2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 82 बाय 2 इज इक्वल टू 41। तो एरिया है 41 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया।
द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज, पेरीमीटर दिया गया है 120 एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल साइड, ये दिया गया है h। देखें डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड अगर हम लें तो इनके दरमियान डिस्टेंस यानी कि ये h है जो दिया गया है 15। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अब पेरीमीटर, इसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं तो इसलिए अगर हम 120 को 4 से डिवाइड कर दें तो एक साइड आ जाएगी जो कि है 30। तो इसकी ये साइड भी 30, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30। तो एरिया किसके इक्वल होता है, h इंटू बी। h है 15 और b है 30, ये आ गया 450 जो कि ऑप्शन बी में दिया। The adjacent angles of the rhombus are in the ratio of 4:5. Find the difference between the larger and smaller angle. तो अगर आप रोम्बस पर गौर करें तो इसमें ये दो एंगल देंगे, ये 5 है रेशियो इसकी और इसकी रेशियो है 4। इन दोनों का जो सम होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के, क्योंकि ये भी इतने ही साइड के हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो इन दोनों का सम भी 180 और इन दोनों का सम भी 180, 360 पूरा हो जाएगा। तो अब हम इसको कहते हैं कि ये एंगल है 4x, ये है 5x। तो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180, देन 9x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 20। तो हमने डिफरेंस बताना है, इनका डिफरेंस है 5x माइनस 4x इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 20 जो कि ऑप्शन सी में दी। If the area of rhombus is 70 meter square and its height is 5 meter, its perimeter is, देखिए एरिया दिया गया है 70, हाइट दी गई है 5 और पेरीमीटर पूछा जा रहा है। तो जाहिर है आप देखेंगे सिचुएशन क्या बनती है, ये सिचुएशन बनती है, ये उसने हमें दे दिया है 5 और ये हमें अगर मालूम हो जाए कि इसकी बेस यानी कि एक साइड, चारों साइडें इसकी इक्वल होती हैं, एक साइड मालूम होने का मतलब चारों साइडें मालूम हो गई। तो पहले हम बी मालूम करते हैं जो कि इसकी एक साइड है, तो एरिया इज इक्वल टू बी एच होता है। तो एरिया 70, बी हमने मालूम करना है, एच है 5, तो यहाँ से बी की वैल्यू आती है 70/5 जो बी इज इक्वल टू 14। बी की वैल्यू तो ये आ गई, इसका मतलब है ये साइड है 14, तो चारों साइडें ही 14 14 की होंगी, तो पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू 14 इज इक्वल टू 56 जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, यानी कि ये बड़ी साइड के पैरेलल भी है, इक्वल भी है, ये छोटी साइड दूसरी अपोजिट साइड के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, यानी कि यहाँ पर एंगल क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। तो इंटीरियर एंगल सारे इसके 90 डिग्री के हैं और जाहिर है चारों एंगल का सम 360 होगा, और जो इसके डायगोनल हैं, जो दोनों डायगोनल बनेंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे और बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल होंगे और ये बाइसेक्ट कर रहे होंगे, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। इसी तरह से ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। एरिया इसका क्या होगा, अगर ये साइड है ए, ये साइड है बी, तो एरिया इसका होगा ए बी, यानी कि हाइट इंटू बेस। और पेरीमीटर क्या होगा, चारों साइडों को सम कर लें, तो ये भी ए है, ये भी बी है, तो बी और बी 2a प्लस 2b इसका पेरीमीटर हो जाएगा जो कि इक्वल होगा 2 इंटू ए प्लस बी के, ये है इसका पेरीमीटर। डायगोनल किसके इक्वल होगा, डायगोनल इक्वल होगा, आप देखेंगे यहाँ से ये ट्राइंगल बन रही है, आप देखेंगे यहाँ से ये ट्राइंगल बन रही है,
डायगोनल के लिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट डायगोनल के इक्वल होगा। साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर का अंडर रूट लें तो डायगोनल के इक्वल आ जाए। The width of rectangle is 2 मीटर less than its length। अगर हम ये कहें कि ये है b, तो ये कितना होगा b+2, क्योंकि 2 मीटर लेस है लेंथ से, तो इसलिए हम जो लेंथ है उसमें 2 मीटर ऐड कर देते हैं और इसको b रख लेते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 68, देन व्हाट इज द लेंथ, लेंथ बतानी है। तो इसका पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, आप चारों साइडों को ऐड कर लें, यानी कि 2b प्लस 2 और ये दूसरी साइड दोनों इक्वल टू 68 जो उसने दिया है। तो ये हो गया 2b प्लस 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 68, 4b इज इक्वल टू 64 एंड b इज इक्वल टू, और यहाँ से b की वैल्यू आती है 64/4 इज इक्वल टू 16। अब लेंथ मालूम करनी है, लेंथ इक्वल है b+2 के, तो b की वैल्यू है 16 और इसमें 2 ऐड करें तो लेंथ इज इक्वल टू 18, जो कि ऑप्शन बी में था। One diagonal of a rectangle is inclined at 25 degree to one side of the rectangle। ठीक है, हम रेक्टेंगल को बनाते हैं। ये रेक्टेंगल है और ये इसका एक डायगोनल आ गया जो कि यहाँ पर 25 डिग्री, ये इसका दूसरा डायगोनल है, जाहिर है ये भी यहाँ पर 25 डिग्री बनाएगा। The acute angle between the diagonal is, अब acute angle of diagonal जो आपस में बना रहे हैं उनमें से जो 90 डिग्री से छोटा है उसकी वैल्यू बतानी है, क्योंकि दो एंगल बनेंगे यहाँ पर जब ये बाइसेक्ट करेंगे, एक ये, इनमें से जो एक्यूट होगा वो वैल्यू हमने बतानी है। तो पहले हम इसको वैल्यूएट करते हैं कि ये एंगल कितना होगा। तो आप देखें कि यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बन रही है, ये ट्राइंगल, इसमें दो एंगल हैं 25 के, 25 प्लस 25 प्लस इसको आप कहेंगे कितना होगा x इज इक्वल टू 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो x की वैल्यू आती है 130, यानी कि ये एंगल 130 है। अगर ये 130 है तो ये कितना होगा, ये देखें ये यहाँ से स्ट्रेट एंगल बनता है, ये स्ट्रेट एंगल है, तो ये 130 है तो ये 50 होगा। अब इन दोनों में एक्यूट कौन सा है 50, क्योंकि 50 लेस देन 90 डिग्री है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। The diagonal of a rectangle ABCD meets at O if angle BOC is 44 degree then OAD। देखिए पहले तो इसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये रेक्टेंगल है और ये इसका डायगोनल, दोनों डायगोनल O पॉइंट पे मिलते हैं, ये O पॉइंट है और ये है जी ABCD, तो ये A, ये B, C और ये D, ये O पॉइंट पे मिल गए। BOC यानी कि ये एंगल 44 डिग्री है, तो जाहिर है ये अपोजिट एंगल है, ये भी 44 होगा। एंगल OAD ये एंगल बताना है, ये एंगल है x, तो ये दोनों साइडें क्योंकि इक्वल हैं तो ये एंगल भी x होगा। तो क्या हुआ, इस ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में लेकिन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, इसका मतलब है x प्लस 44 इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 44 136 हो गया, और x इज इक्वल टू 136/2 इज इक्वल टू 68 हो गया, जो कि ऑप्शन सी में है।
जैसे रोहमस में था कि स्क्वायर एक साइड पर थोड़ा सा ओब्लीक कर दिया जाता है, तो पैरेललोग्राम में भी रेक्टेंगल एक साइड पर झुक गया है, जिसकी वजह से ये शेप बनती है। इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं, लेकिन एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं है, और ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, एडजेसेंट साइड यानी कि ये जो साथ जुड़ी हुई हैं ये इक्वल नहीं होती, लेकिन पैरेलल साइड इक्वल भी होती हैं। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि एंगल 90 डिग्री नहीं होती, वरना तो चारों साइडें उसी तरह से हैं जैसे रेक्टेंगल में है, लेकिन इसमें एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। तो ये जो दो एंगल हैं एडजेसेंट, इनका सम होता है 180 डिग्री। इसी तरह से इन दोनों का सम 180 डिग्री, नीचे वाले दोनों का, इनका और इसका 180 डिग्री। इसी तरह से इसका और इसका सम अगर आप करेंगे तो 180। इसी तरह इन दोनों को सम करें तो 180, ऊपर नीचे इन दोनों को सम करें तो 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। और इसी तरह से इनके जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि इक्वल हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसका एरिया होता है, एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। हाइट वो क्या होगी, हाइट इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस होगा 90 डिग्री वाला। ये दोनों जगह पर 90 डिग्री, या एक जगह पे भी होगा तो बात एक ही है। तो 90 डिग्री हो तो ये एच कहलाता है, और इसको किसी एक साइड से, जिन दोनों साइड्स के दरमियान ये हाइट ली गई है उसमें से एक साइड है बी, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है एच। बेशक आप इसको बी को ये ले लें क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। पेरीमीटर वही है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स ऐड कर दें। अगर ये साइड ए है और ये साइड बी भी है तो 2a प्लस 2b, यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी, ये इसका पेरीमीटर होगा, sum of all sides. Find the value of x in PQRS is a parallelogram. ये एंगल x है, ये बताना है। तो देखें यहां पर ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो ये अंदर होगा 60 डिग्री, ताकि 180 पूरा हो जाए। और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो x भी 60 डिग्री होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। फ्रॉम द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ AD, ये लेंथ हमने बतानी है। इफ पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 26, पेरीमीटर दिया गया है 26, जबकि ये साइड है 8, तो ये साइड भी 8 होगी। इस साइड को x रख लें तो ये भी x होगी, तो पेरीमीटर होगा 2x प्लस 8 प्लस 8 16, जो कि दिया गया है 26। तो 2x इज इक्वल टू 26 माइनस 16 इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू 10 ओवर 2 इज इक्वल टू 5, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। फाइंड द एंगल POQ, POQ, ये एंगल हमने मालूम करना है। दिस इज x, PO and OQ आर बाइसेक्टर, यानी कि ये इस एंगल को P पर जो ये एंगल है इसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, ये और ये टोटल एंगल है। इसको ये लाइन OP बाइसेक्ट करती है, दो हिस्सों में तकसीम करती है। इसी तरह से ये एंगल है, इसको भी OQ बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल है। अब आप देखें कि ये दोनों जो एंगल हैं ये हैं एडजेसेंट एंगल, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं। इन दोनों को जब ऐड करेंगे एंगल P प्लस Q, तो ये इक्वल होना चाहिए 180। अब अगर इनका हाफ हाफ पोर्शन ऐड करें तो P का हाफ और Q का हाफ, तो ये 180 का भी हाफ हो जाएगा। तो P प्लस Q एंगल इक्वल है 90 डिग्री के, दोनों एंगल मिलकर 90 डिग्री बनते हैं।
तो ये एंगल क्या होगा, अगर इन दोनों का सम 90 है तो 90 प्लस एक्स 180 होना चाहिए। ट्राइंगल बन रही है ये वाली ट्राइंगल ओ पी क्यू, तो एक्स किसके इक्वल आया 90 डिग्री। ये एक्स एंगल है 90 डिग्री जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इज हाइट। देखिए अगर हम कहते हैं कि हाइट उसकी है h, हाइट इज इक्वल टू h, तो बेस किसके इक्वल होगी, वो होगी 2h। तो एरिया कितना दिया गया 338, तो एरिया इक्वल होता है हाइट इंटू बेस, तो ये एरिया इक्वल हो गया h इंटू 2h जो कि इक्वल दिया गया 338 की, यानी कि 2h स्क्वायर इज इक्वल टू 338 एंड h स्क्वायर इज इक्वल टू 338 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 169। आप दोनों साइड का अंडर रूट लें तो h इज इक्वल टू 13 जो कि ऑप्शन बी है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस, बेस दी गई है 48, हाइट दी गई है 32 की। एरिया बताना है तो एरिया होता है बी एच के, 48 मल्टीप्लाइड बाय 32 जो कि इक्वल है 1536 और ये है ऑप्शन ए। If the area of parallelogram is 112, base is equal to 10, हाइट किसके इक्वल होगी, तो एरिया इक्वल होता है बेस इंटू हाइट, तो 112 इज इक्वल टू 10 इंटू एच, देन एच इज इक्वल टू 112 बाय 10 इज इक्वल टू 11.2 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। ट्रेपेजियम ये शेप होती है, इसमें अपोजिट साइड, दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड पैरेलल नहीं होती। ये जो पैरेलल साइड्स हैं इनको बेसिस कहते हैं, नॉन पैरेलल साइड्स को लेग्स कहते हैं, यानी कि ये लेग्स हैं और ये बेसिस है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम वो होता है जिसमें लेग्स ऑफ इक्वल लेंथ होती है। देखिए इसकी लेग्स जो हैं दोनों इक्वल हैं लेकिन बेसिस डिफरेंट है, ये है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। स्केलीन ट्रेपेजियम क्या है, द ट्रेपेजियम विच नाइदर हैज इक्वल एंगल्स नॉर हैज इक्वल साइड्स, कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती और एंगल भी इक्वल नहीं होते। राइट ट्रेपेजियम जिसमें कम से कम दो राइट एंगल्स, वो ट्रेपेजियम जिसमें टू राइट एंगल्स आ रहे हो वो है राइट ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज देखें, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड में एक पेयर यानी कि दो अपोजिट साइड्स कम से कम पैरेलल होनी चाहिए। इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से। इसका एरिया इक्वल होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास ट्रेपेजियम है, ये बेस है ए, इसकी लेंथ है बी और ये दोनों इसकी लेग्स हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है राइट एंगल पर वो है h हाइट, तो इसका एरिया इक्वल होगा हाफ h इंटू ए प्लस बी, यानी कि सम ऑफ टू पैरेलल बेसिस, ये बेसिस का सम होगा और हाइट से मल्टीप्लाई होगा और हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड इन दोनों का सम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, और डिस्टेंस हमेशा राइट एंगल पर लिया जाता है। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल फोर साइड्स, सारी साइडों को ऐड कर लें तो पेरीमीटर आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम whose measure of parallel sides are 10 and 20, यानी कि
ए इक्वल टू 10 है, बी इज इक्वल टू 20 है, एच इज इक्वल टू 15 है, तो इसका एरिया इक्वल होगा हाफ इंटू एच ए प्लस बी के। तो ये कितना हो गया, 1/2 इंटू 15 ए प्लस बी is equal to 1/2 multiplied by 15 multiplied by 30 is equal to 225, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। The distance between the parallel side of trapezium is 18. ये दिया गया है 18. If the area of trapezium, एरिया हमें दिया गया है 1188, then what is the sum of the, यानी कि ए और बी, सम ऑफ द पैरेलल साइड, ए प्लस बी आपने बताना है ये किसके इक्वल है। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ एच इंटू ए प्लस बी, तो ये हो गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 118 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू ओवर 9, और ये इक्वल है 132 के, जो कि ऑप्शन सी में दिया। ABCD is an isosceles trapezium such that AD is parallel to BC, AB is equal to 5, AD is equal to 8, BC is equal to 14. What is the area? पहले तो इसे ड्रॉ करना होगा। ये उसमें दिया है 8, ये है A, ये D दिया गया है, ये B और ये C। AB is equal to 5, ये 5 दिया गया है, AD is equal to 8, BC is equal to 14. यस, ये। अब अगर हम इसको यहाँ से कट करें परपेंडिकुलरली और यहाँ से कट करें, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी कि ये तो हो गया 8 और बाकी बच गया 6, तो 3 इधर होगा और 3 इधर होगा। अब ये फॉर्म आपके पास आ गई। हाँ जी, ये हमें दिया गया 5 और ये 3, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इस पर। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, और इसको रखने h प्लस h का स्क्वायर, क्योंकि अब हम इस ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ये जो ट्राइंगल बन रही है हम इसके जरिए h मालूम करते हैं। देखिए एक साइड 3 एक 5, ये h, तो ये हो गया 25 माइनस 9 इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और h इज इक्वल टू 4, तो हाइट इसकी आ गई है 4, तो ये भी 4 होगी। अब दोनों बेसिस के दरमियान डिस्टेंस आ चुका है। अब और हमें डाटा क्या मिला है, हमने बताना व्हाट इज द एरिया। तो एरिया इक्वल होता है हाफ h 4 है इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड 8 प्लस 14, ये इक्वल हो गया 2 इंटू 22 इज इक्वल टू 44, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजॉइडल गार्डन? जी, ये गार्डन शेप है, ये ट्रेपेजॉइडल है, तो हमने इसका एरिया बताना है। तो यहाँ से ये हमें मालूम हो सकता है कि ये कितना है, फिर हम इस तरह से इसको इसके इक्वल ले लेंगे, ये हो जाएगा 15, ये x और ये भी x। तो इस ट्राइंगल को आप लें, इस ट्राइंगल को कंसीडर करें, तो इस पर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये साइड आएगी 5, ये साइड 5 होगी, तो फिर ये भी 5 होगी, तो टोटल साइड कितनी हो गई, ये हो गई 25, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल 25। तो अब एरिया मालूम करें, एरिया इज इक्वल टू हाफ h इसमें है 12 जो कि दिया गया है, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड है 15
और एक साइड हमने अभी 25 कैलकुलेट की है, तो ये इक्वल हो गया 6 इंटू 40 इज इक्वल टू 240। एरिया 240 है, जो कि ऑप्शन डी में दिया। The area of a trapezium shaped field is, एरिया हमें दिया गया है 480, the height h है 15 and one of the parallel side, एक साइड उसमें है 20, दूसरी साइड बतानी है, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। इसमें वैल्यूज इंसर्ट करें तो 480 एरिया की वैल्यू आ गई, हाफ एच का मतलब 15, ए की जगह 20 प्लस बी, बी हमने मालूम करना है, तो यहाँ से 20 प्लस बी इज इक्वल टू 480 मल्टीप्लाइड बाई 2/15, ये आता है 64 के इक्वल। और यहाँ से b प्लस 20 64 है, तो b की वैल्यू आ गई 64 माइनस 20 इज इक्वल टू 44, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। काइट देखें इस तरह की शेप है, इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं। टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, देखिए दोनों एडजेसेंट साइड्स इक्वल लेंथ हैं, जैसे ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, यहाँ पर ये दोनों एडजेसेंट साइड हैं ब्लू में, तो ये दोनों इक्वल हैं। इसी तरह से ऊपर दोनों साइडें इक्वल हैं। फिर इसमें ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जैसे ये है आर क्यू और आर पी दोनों इक्वल हैं। इसी तरह से क्यू एस और पी एस दोनों इक्वल हैं। टू डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल, यानी कि ये दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर हैं। द लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर, जी ये जो बड़े वाला डायगोनल है ये छोटे डायगोनल को, इस डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये वाला हिस्सा ये वाले हिस्से के इक्वल होता है। अब इसका मेन डायगोनल है आर एस, इसके दोनों तरफ जो डायगोनल के एंगल हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। अगर इस काइट को इस जगह से शॉर्टर डायगोनल के अलोंग कट कर दिया जाए तो दो ट्राइंगल बनेंगे। देखें एक ऊपर ट्राइंगल है, एक नीचे ट्राइंगल है, और ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस होंगी, यानी कि जिनकी दो साइडें इक्वल होंगी। जाहिर है ये साइड इसके इक्वल है तो आइसोसेलेस हो गई। अब अगर नीचे वाली ट्राइंगल को देखें तो जिसमें ये दोनों साइडें इक्वल होंगी इस ट्राइंगल में, तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। एरिया ऑफ काइट इक्वल होता है हाफ d1 d2, यानी कि डायगोनल 1, ये बड़े वाला डायगोनल 1 और ये वाला डायगोनल 2, ये डायगोनल 1 और ये डायगोनल 2, इन दोनों का प्रोडक्ट का हाफ। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होगा। फाइंड द एरिया ऑफ काइट हुज डायगोनल्स आर, डायगोनल दिए गए हैं d1 है 6, d2 है 18, तो एरिया इक्वल होता है d1 d2 बाई 2, तो ये इक्वल होगा 6 इंटू 18 बाई 2, 54 के, जो कि ऑप्शन सी है। ए काइट हैज एन एरिया ऑफ, काइट का एरिया है 126 विद ए डायगोनल दैट इज, एक डायगोनल है 21, डिटरमिन द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, तो डायगोनल काइट का एरिया होता है d1 d2 बाई 2 इज इक्वल टू एरिया, तो d1 है 21, d2 हमने बताना है डिवाइडेड बाई 2, एरिया है 126 के इक्वल, तो 21 d2 इज इक्वल टू 126 मल्टीप्लाइड बाई 2 और d2 इज इक्वल टू 126 मल्टीप्लाइड बाई 2/21, ये इक्वल है 6 इंटू 2
12 के इक्वल, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए काइट हुज साइड्स आर, जी इसकी साइडें दी गई हैं, साइड 1 है 21 और साइड 2 है 15। पेरीमीटर बताना है तो काइट में देखें कि शॉर्टर साइड आपस में इक्वल होती हैं और लॉन्गर साइड भी आपस में इक्वल होती है। तो ये अगर 21 है तो ये भी 21 है, ये अगर 15 है तो ये भी 15 है। तो सारों को ऐड कर लें तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये होगा 15 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 21, 30 प्लस 42 इज 72, जो कि ऑप्शन बी में दिया। द एरिया ऑफ ए काइट शेप्ड फील्ड इज, एरिया हमें दिया गया है 450 and the length of one its diagonal d1 is equal to 50. A man want to cross the field through the other diagonal. Find the distance the man has to travel. यानी कि diagonal 2 की लेंथ पूछी जा रही है। तो एरिया इक्वल होता है काइट का d1 d2 by 2। तो 450 is equal to 50 into d2 by 2। तो d2 is equal to 450 multiplied by 2 over 50। 9 into 2 is equal to 18, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। A park is shaped like a kite. If the diagonals of the park are 120 and 160, how much fencing is needed to enclose the park if the side measure 50 and 80? अब ये काइट है, इसमें एक साइड उसने दी है 50, तो जाहिर है ये भी 50 होगी, ये 80 तो ये भी 80 होगी। अब हमने पेरीमीटर बताना है सिर्फ, तो पेरीमीटर इक्वल होगा, सारी साइडें ऐड कर लें, 50 प्लस 50 100 प्लस 80 प्लस 80 160, तो ये आ गया 260, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू 260। यही पेरीमीटर है, यानी कि उसे कितनी फेंसिंग चाहिएगी, 260 मीटर्स, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया।